गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो गया था। इसका एक पार्ट हमने देख लिया था। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने इनहेरिटेंस, वेरिएशन, इसकी डेफिनेशन को देखी थी। फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, है ना। ये सब सारी चीज़ें हमने देख ली थी। साथ साथ क्रोमोसोम्स के बारे में हमने देखा था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि इस चैप्टर में बार बार आएगी, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस एलील एंड हेट्रोजाइगस एलील, ये हमने देखी थी। एलील क्या होते हैं ये हमने देखे थे। कैरेक्टर क्या होते हैं, क्योंकि यही सारे जो वर्ड है इस चैप्टर के अंदर बार बार यूज़ में आएंगे और बार बार रिपीट होंगे। तो आपको जीन से आप समझते हो, सिंपल सी बात है कि जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब ये जो हमारे एलील होते हैं वो क्या होते हैं, एलील जो होते हैं, एलील किसे कहेंगे हम, जो हमारे जो जीन है कहाँ प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स के ऊपर जो प्रेजेंट है जीन, जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म ही क्या कहलाता है, एलील। अल्टरनेटिव फॉर्म कहलाता है एलील। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। जब ये एलील सेम हो, ठीक है, दोनों जो एलील है सेम हो तो उसे हम कहेंगे होमोजाइगस कंडीशन। और अगर ये जो एलील का फॉर्मेट है वो अलग अलग है तो उसे कहेंगे हम हेट्रोजाइगस एलील, है ना। यहाँ तक आपका क्लियर होना चाहिए। वैसे इसमें देखते हैं, देखो एलील क्या है, एलील हमारा जो जीन है उसका अल्टरनेटिव फॉर्म है, अल्टरनेटिव फॉर्म है एलील। ठीक है, और ये जो एलील जहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो पोजीशन होती है जहाँ पे ये पाए जाते हैं, उस पोजीशन को कहा जाता है लोकस। ठीक है, उस लोकस वाली जो पोजीशन है, वो जो पोजीशन है वहाँ पे क्या पाए जाएंगे, एलील पाए जाएंगे। तो देखो भाई ये हमारा क्रोमोसोम है। ठीक है, ये जो आपको कैपिटल टी और स्मॉल टी जो नजर आ रही है क्या है, ये जीन के फॉर्म है। ये क्या है, जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म है, जिसे हम क्या कहेंगे, एलील। ठीक है, क्योंकि अभी दोनों के दोनों जो फॉर्म है सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो इन्हें कहेंगे हेट्रोजाइगस एलील। हेट्रोजाइगस एलील, कैपिटल टी स्मॉल टी, इट इज हेट्रोजाइगस एलील। कैपिटल आर स्मॉल आर, इट इज़ अ हेट्रोजाइगस एलील, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और हम जो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे मोस्टली कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो वर्ड है बार बार यूज में आएगा, है ना। कुछ भी हो सकता है, जैसे कैपिटल ए और स्मॉल है ना। तो ये क्या है, एलील है, जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म है, और ये हमारे क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 1 एंड अदर क्रोमोसोम नंबर 1। ठीक है, तो जिस जगह पे, जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 पे, इस जगह पे क्या यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा जीन, तो सेम जो सेम क्रोमोसोम है उसकी भी सेम उसी पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होगा, एलील प्रेजेंट होगा, जीन प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो 2-3 पॉइंट है जो आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं इस चैप्टर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा जेनेटिक्स वाला। इसमें से काफ़ी मेजर पार्ट एग्जाम के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं, और तुम्हारे सिलेबस में भी सिर्फ ना चैप्टर नंबर 5 और 6, ये 2 जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा मतलब मेजर पार्ट को मतलब निभा के चल रहे हैं। ये दोनों चैप्टर मेरे हिसाब से शायद ये 15 नंबर के हैं ये दोनों चैप्टर आपके, तो बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है आपके चैप्टर मतलब इसके अंदर। तो देखते हैं आगे। देखो भी क्या, होमोजाइगस कंडीशन, इट मीन्स कैपिटल टी दोनों इक्वल। हेट्रोजाइगस यानी कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, हेमीजाइगस वर्ड कहीं आएगा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हेमीजाइगस एलील क्या होते हैं। जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम वाई एंड एक्स, ठीक है, इनके फॉर्म को, इनके दोनों के पेयर को कहा जाता है हेमीजाइगस एलील। क्लियर है। इसके अलावा मैंने कैरेक्टर के बारे में बताया था। कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर से आप समझते हैं कि जैसे किसी इंडिविजुअल की हम हाइट के बारे में बात करें, कलर के बारे में बात करें, तो ये क्या है, उसके कैरेक्टर, है ना। लेकिन जैसे किसी इंडिविजुअल के, अगर हम वुमन की बात करें तो सबकी हाइट इक्वल तो होती नहीं है। किसी की 5.2 होगी तो किसी की 5.4, 6, यहाँ तक मतलब हाइट के अंदर बहुत सारे वेरिएशन पाया जाता है। लेकिन अगर हम प्लांट की बात करें तो हम कहेंगे कि प्लांट या तो क्या होंगे, टॉल होंगे या फिर ड्वार्फ होंगे। ठीक है, 2 ही तरह का हम बता सकते हैं प्लांट के अंदर हाइट को अगर हमको कंपेयर करना हो तो। ठीक है, तो ये टॉल और ड्वार्फ क्या है, ट्रेड्स है। किसके ट्रेड्स हैं ये, हाइट जो हमारा कैरेक्टर है उसके ट्रेड्स हैं ये, टॉल एंड ड्वार्फ। ठीक है, ये आगे ट्रेड्स काफ़ी बार यूज में आएंगे। तो ट्रेड्स क्या है, एक तरीके से जो कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे हम, है ना, तो उसका फॉर्म है ये ट्रेड्स। ठीक है, कलर जैसे मान लीजिए हम प्लांट के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं किसी फ्लावर का कलर, पर्पल भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है। तो कलर तो हमने कह दिया कि भाई इस प्लांट के अंदर ये वाइट कलर के, रेड कलर के फ्लावर पाए जाते हैं। लेकिन उसी प्लांट के अंदर रेड और वाइट के अलावा मान लीजिए पर्पल कलर के भी आपको फ्लावर देखने को मिलते हैं। तो ये क्या होंगे, उसके ट्रेड्स होंगे। ठीक है, क्या होंगे, ट्रेड्स होंगे। ठीक है, तो ये आपको
ये क्लियर होना चाहिए कि ट्रेड्स और कैरेक्टर जो हैं दोनों अलग अलग चीज़ें, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस ये भी अलग अलग चीज़ है। इसके बाद देखते हैं मेंडल की लाइफ, ठीक है। तो हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। बेसिकली जो मेंडल जो थे हमारे, इनकी फैमिली के इकलौते बेटे थे ये। इनकी 4 सिस्टर्स थी और ये एक लौते बेटे थे। इनके जो फादर थे वो क्या थे, प्रिस्ट थे। इनके फादर प्रिस्ट थे। ये जो मेंडल थे जिस विलेज में रहते थे इनके विलेज का नाम था सिलिसियन विलेज। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में इस सिलिसियन विलेज ना कहकर इसके बोलेंगे हाइसियन विलेज, ठीक है। नाम चेंज हो गया, हाइसियन विलेज। वैसे तो कंपटीशन का सवाल है लेकिन आपको पता होना चाहिए, है ना। सिलिसियन विलेज में ये क्या करते थे, मेंडल रहते थे। और चूंकि ये एकलौते बेटे थे इनकी फैमिली में, और इनके जो फादर थे वो प्रिस्ट की जॉब करते थे। इनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी, है ना। तो मतलब ये इनकी एजुकेशन गेन कर रहे थे। मैथमेटिक्स थी इनके पास में, स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स थी इनके पास में, ठीक है। इन्होंने इनकी एजुकेशन पूरी की। उसके बाद में देखो जो फादर करते हैं वही उनके सन किया करते हैं, ठीक है। क्योंकि इनकी क्या थी, मतलब कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। तो प्रिस्ट की जॉब के साथ साथ इनके जो फादर थे वो क्या करते थे, फार्मिंग भी करते थे। तो फादर के बाद में सन ने भी यही करना स्टार्ट किया, वो भी प्रिस्ट बन गए। प्रिस्ट का भी वो काम करते थे। प्रिस्ट के साथ साथ जो प्रिस्ट के पीछे जो खाली जगह थी, जो फील्ड था, उसमें ये क्या करते थे, उसमें ये फार्मिंग भी करते थे। तो अब ये जो फार्मिंग करते थे, फार्मिंग में ये बहुत सारी चीज़ों को ग्रो करते थे। उसके साथ साथ ये पी जो प्लांट है उसको भी ग्रो किया इन्होंने, ठीक है। तो जो मेंडल थे ना बचपन से बहुत क्यूरियस थे, मतलब बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे, मतलब बहुत सारी चीज़ों को जानने के लिए उत्सुक रहते थे। क्यों, कारण, है ना। हर जो कोई व्यक्ति होता है ना, कारण के पीछे कारण को पता करके ही वो रहता है कि ऐसा क्यों हुआ। इस तरीके की नेचर था मेंडल का भी। तो भी बहुत क्यूरियस है। उन्होंने सोचा कि ये जो पी प्लांट है, ठीक है, इसमें काफ़ी छोटे भी प्लांट है, काफ़ी बड़े भी प्लांट है। क्यों ना कि अगर ये सारे के सारे प्लांट टोल हो, सारे प्लांट टोल होंगे तो उनसे जो पैदावार होगी, जो प्रोडक्शन होगा वो भी ज़्यादा होगा, है ना। तो मेंडल ने क्या किया, एक टोल प्लांट लिया, एक ड्वार्फ प्लांट लिया, इन दोनों का क्रॉस कराया, ठीक है, क्रॉस कराया इनका। और इन्होंने देखा कि जो रिजल्ट में जो इनको प्रोजेनी मिलती है, ठीक है, ये तो फादर हो गए, मदर फादर हो गए, ये तो ना फर्स्ट जनरेशन होगी या सेकंड जनरेशन होगी, ठीक है। टोल प्लांट इनको मिले सारे के सारे। तो इनको तो मज़ा आ गया। इन्होंने सोचा अरे वाह, है ना, इससे तो हमारी पैदावार बहुत बढ़िया हो जाएगी, चलो नेक्स्ट फिर ऐसा करते। तो इन्होंने टोल प्लांट लिया, यही वाला टोल प्लांट जो इनको इनको जो फर्स्ट जनरेशन में मिला, है ना, ठीक है। ये टोल प्लांट लिया और इसका क्रॉस करवा दिया इन्होंने ड्वार्फ प्लांट के साथ, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि टोल प्लांट, हमको तो टोल ही प्लांट प्राप्त होने थे ना, ये ड्वार्फ कहाँ से आ गया। तो टोल के साथ साथ ड्वार्फ प्लांट भी आ गया, लंबे पौधों के साथ छोटे पौधे भी उनको प्राप्त हुए। तो मेंडल ने सोचा भाई ये कैसे हुआ, है ना। तो ये तो मेरे लिए मतलब एक रिसर्च का टॉपिक बन गया। मैं इसका पता करके रहूँगा कि ये कैसे हुआ। जब मैंने ड्वार्फ प्लांट लिया ही नहीं तो कहाँ से ड्वार्फ प्लांट आ गया, है ना। ड्वार्फ प्लांट उन्होंने कब लिया था, इन्होंने लिया था पेरेंट्स के रूप में, है ना। पेरेंट्स में था ये ड्वार्फ वाला कैरेक्टर। तो ये इनकी प्रोजेनी के अंदर भी आ गया। तो उन्होंने इसको अपनी रिसर्च का एक मतलब रिसर्च करना इन्होंने तय कर लिया कि मैं इसी टॉपिक के ऊपर सर्च करूंगा और पता करके रहूँगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो मेंडल ने अपनी जो ये रिसर्च थी काफ़ी लंबे टाइम तक कंटिन्यूस की। और इन्होंने देखो मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड जो क्रॉस था, जो इनका रिजल्ट निकल कर आया है, इन्होंने मोनो हाइब्रिड, आगे पढ़ेंगे हम चैप्टर में इसको अच्छे से डिटेल में, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड होता क्या है, ठीक है। अभी बस इतना समझ लो कि इन्होंने जो रिजल्ट निकाला, रिजल्ट में क्या निकाला, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में ये बता पाए रिजल्ट को। फिर ठीक है, इन्होंने सारा कैलकुलेशन निकाल लिया, सारा रिजल्ट आ गया इनके पास में। अब ये जो रिजल्ट था, पहले के टाइम में क्या होता था, इतना अच्छा मीडिया नहीं था जैसे कि आज के टाइम पे है। तो एक मंथ में एक बार निकलता था, एक पेपर, न्यूज़पेपर निकलता था, उसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूनो, ठीक है। तो इस पेपर के अंदर इनका आर्टिकल छपा। इस पेपर के अंदर जो इन्होंने रिसर्च करी थी, इसका जो ये निष्कर्ष था इस आर्टिकल के अंदर छपा। अब देखो ये जो पेपर था हर व्यक्ति के पहुंच में तो था नहीं, है ना। बहुत कम लोग मतलब इस तरह की चीज़ें को पढ़ पाते थे। तो देखो एक सोसाइटी, मतलब एक साइंटिफिक कमेटी थी जिसके अंदर बहुत सारे साइंस वगैरह बैठते थे। तो उनमें से काफ़ी लोगों ने पढ़ा, तो उन्होंने देखा एक मेंडल है, उन्होंने क्या रिसर्च करी है, रिसर्च उन्होंने इसमें लिखी है, चलो मेंडल को बुलाते हैं कि उन्होंने आपकी ये जो रिसर्च आपने की वो कैसे की, उनसे जानते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ उस कम्युनिटी में जितने भी साइंटिस्ट बैठते थे उन्होंने ऐसा
डिसाइड किया कि चलो मेंडल को बुलाते हैं। मेंडल को बुलाया गया और मेंडल से पूछा गया भाई आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो मेंडल ने कहा कि मैं एक मैथ्स का स्टूडेंट हूँ। तो जो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट की जो कम्युनिटी थी, उन्होंने कहा था ये मैथ्स का स्टूडेंट बताएगा बायो में क्या होता है। अभी बायो की रिसर्च हमको इनसे जाननी होगी, है ना। तो उन्होंने जो इनकी रिसर्च थी उसको क्या मतलब माना ही नहीं, एक तरीके से मतलब उसकी अवहेलना करी, उसका मजाक बनाया एक तरीके से। चलो ठीक है मेंडल, इन्होंने कहा, साइंटिस्ट ने उन्होंने कहा चलो मेंडल हम मान लेते हैं कि भाई आपने जो ये रिसर्च की है उसमें आपने बताया कि जो आपने जो पेरेंट्स लिए उसमें आपने ड्वार्फ और एक टॉल प्लांट लिया, जो उसके बाद आपने क्रॉस कराया F1 जो जनरेशन आपको प्राप्त हुई उसमें आपको सारे टॉल प्लांट प्राप्त हुए। जो दूसरी मतलब आपने टॉल प्लांट के साथ ड्वार्फ प्लांट का जो दोबारा से क्रॉस कराया तो आपको टॉल प्लांट की जगह ड्वार्फ प्लांट भी प्राप्त हुए, है ना। तो आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो मेंडल ने बताया हाँ मैं बता सकता हूँ, फैक्टर थे वो पेरेंट से ट्रांसफ़र हुए उनके ऑफ स्प्रिंग के अंदर। तो साइंटिस्ट ने कहा व्हाट इज़ अ फैक्टर। तो मेंडल जो थे वो फैक्टर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि फैक्टर क्या चीज़ थी, है ना। अभी तो हम जानते हैं आज के टाइम पे तो फैक्टर क्या थे, जीन थे, लेकिन मेंडल उस समय पर फैक्टर को डिस्क्राइब नहीं कर पाया। और एक और मतलब मान लो कि बहुत ज़्यादा अनलकी बात थी कि उस समय जो डार्विन का इवोल्यूशन की जो थ्योरी थी वो बहुत ज़्यादा फेमस थी। सब लोग ये जानना चाहते थे कैसे एप से ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन के बारे में जानने की उनकी मतलब बहुत ज़्यादा जिज्ञासु था, है ना। हर व्यक्ति इवोल्यूशन के बारे में जानना चाहता था। तो ये जो इवोल्यूशन वाली चीज़ थी वो बहुत ज़्यादा हावी थी, बहुत इफेक्टिव थी, बहुत प्रभावी थी। तो इस वजह से मेंडल का जो वर्क था उस पर लोगों का ज़्यादा ध्यान नहीं गया, है ना। इसके साथ साथ एक साइंटिस्ट थे कॉल नैगली ने कहा अच्छा ठीक है मेंडल हम मान लेते हैं कि आप जो कह रहे हो कि ठीक है ये फैक्टर है कोई चीज़ जो कि फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहा है, मान लेते हैं। लेकिन आप पी प्लांट की जगह होकवीड के ऊपर आप ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट करें और अपनी बात को प्रूव करें। तो मेंडल ने कुछ समय तक इस पर होकवीड वाले प्लांट पर रिसर्च की, लेकिन वो उस पर उनको सक्सेस नहीं मिली, क्योंकि जो उन्होंने पी प्लांट चूज़ करा था तो उसके मतलब उनके सक्सेस होने के बहुत सारे रीज़न थे। क्योंकि उन्होंने एक तो पी प्लांट चूज़ करा, पी प्लांट जो होता है बाइसेक्सुअल होता है, इसके अलावा ये खरपतवार थी। तो मतलब एक उन्होंने ऐसा कुछ सोच के उनको पी प्लांट नहीं लिया था, वो तो क्या करते थे खेती कर रहे थे, है ना। तो उन्होंने बस ऐसे यूजुअली सोचा कि चलो ये जो पी प्लांट है हम तो पी प्लांट को ही देखते हैं कि अगर ये सारे के सारे प्लांट जो होते हैं टोल होंगे तो हमारी पैदावार ज़्यादा होगी, अच्छी होगी, है ना। तो उसके पीछे उनकी कोई ऐसे साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी कि हमको ये पी वाला प्लांट ही लेना है, कुछ और लेना है, मैंगो लेना है, कुछ इस तरह का कोई उन्होंने सोच समझ के डिसीजन नहीं लिया था। तो मतलब कुल मिला के वो अपनी बात को सारे साइंटिस्ट के सामने प्रूफ नहीं कर पाए, ठीक है। तो इस तरीके से उनकी जो ये रिसर्च थी वो फेल हो गई थी उस टाइम पे। इसके साथ साथ देखो भाई आप मेंडल ने जो पी प्लांट लिया था, पी प्लांट तो मेंडल ने लिया था, उसके साथ साथ पी प्लांट में उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स को यूज़ में लिया था। अब ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स होते क्या हैं, जैसे कि आप समझ गए कि शीड शेप लिया, हाँ जैसे पी प्लांट है उसका शीड है ना, तो उसका शेप तो हम बताएंगे या तो वो राउंड होगा या फिर वो रिंकल होगा। आपने देखा होगा मटर के दाने एक तो पूरी तरीके से गोल मटोल होते हैं, नहीं तो बहुत ऐसे मतलब ऐसे मुरझाए से मरे से होते हैं एक तो ना। तो ये जो मैंने अभी बताया आपको कि कैरेक्टर के अलावा जो दो फॉर्म, जैसे हाइट के बारे में हम बोलेंगे, जैसे सिंपल सा हम लेते हैं, जैसे ये लेते हैं हम स्टेम, ठीक है। जैसे कि स्टेम की हाइट लेते हैं तो या तो वो टॉल होगी या डॉर्फ होगी। जैसे कि अभी मैं बता रही थी आपको, पहले मैंने बताया था कैरेक्टर के बारे में, जैसे कि ह्यूमन क्या होगा, ह्यूमन के केस में हम देखेंगे तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगा हाइट में, लेकिन प्लांट के केस में या तो टॉल होगा या डॉर्फ होगा। तो ये क्या हो गया, टॉल और डॉर्फ क्या हो गया, इनके ट्रेड्स, ये हो गए ट्रेड्स, ठीक है। और ये आपस में मतलब इनके अपोजिट हैं एक तरीके से, तो इनको बोलेंगे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, ठीक है। बार बार ये वर्ड यूज में आएगा। तो इन्होंने जो मेंडल ने थे ना, ये 7 टाइप के, है ना, 7 कैरेक्टर लिए थे, 7 कैरेक्टर लिए थे, ठीक है। और जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे वो क्या थे, डबल थे, 14 थे। तो एक एक करके हम देखते हैं इसको। देखो शीड, अभी शीड किसका है, पी का शीड है, उसका शेप देखो, या तो राउंड होगा या वो रिंकल्ड होगा, या तो वो गोल होगा या फिर वो क्या होगा, झुरीदार जैसा होगा, झुरीदार, ठीक है। तो अगर वो राउंड है, पूरी तरीके से गोल है, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से। अगर वो झुरीदार है, रिंकल्ड है, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल आर से। कैपिटल आर से मतलब है डोमिनेंट ट्रेड्स,
ये डोमिनेंट और रिसेसिव मैंने नोट्स में दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ना आप। डोमिनेंट से मतलब है कि ये अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। डोमिनेंट अगर मान लीजिए ये और ये साथ में है तो क्या होगा, ये अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया। इसके अंदर क्या है, रिंकल, इसके अंदर झुर्रीदार बीज जो होना चाहिए, झुर्रीदार होना चाहिए, लेकिन वो झुर्रीदार हमको नजर नहीं आएगा। हमको वो शीट कैसे नजर आएगा, राउंड शेप में गोल नजर आएगा। जबकि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर वो क्वालिटी है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं होने देगा ना कैपिटल आर उसको। डोमिनेंट है क्योंकि कैपिटल आर, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। शीड कलर, देखो शीड कलर या तो वो येलो होगा या फिर ग्रीन होगा। येलो को कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे और ग्रीन को स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। स्मॉल वाई क्या हो गया, रेसेसिव ट्रेड, और कैपिटल वाई होगा डोमिनेंट ट्रेड्स। फ्लावर कलर देखो, आपने देखा होगा पी प्लांट के अंदर दो तरह के फ्लावर होते हैं, एक तो वायलेट एक वाइट, अगर किसी ने देखा हो तो, ठीक है। जो वॉयलेट कलर के फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं, डोमिनेंट फ्लावर। डोमिनेंट फ्लावर्स को कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो व्हाइट कलर के फ्लावर होते हैं वो एक तरीके से रेसेसिव ट्रेड है ना, उसको स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद है पोड शेप। पोड शेप से मतलब समझते हो आप, फली का शेप कैसा होगा। तो मटर की फली आपने देखी होगी तो पूरी तरीके से फुल भरी हुई होती है ना, भरी हुई मटर होती है। और एक होती है मतलब पिचकी, एक दो दाने होते हैं उस मतलब उस फली के अंदर। तो इस तरह की फली को बोलेंगे हम, उस तरह की फली जो होगी वो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एफ से। ये क्या है, एक रेसेसिव ट्रेड्स है, ठीक है। ये क्या है, रेसेसिव ट्रेड्स है। कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब फली कैसी होगी, कॉन्स्ट्रिक्ट वो फली होगी। और ये पूरी दानों से भरी हुई फली जो होगी वो फुल है ना, फुलफिल होगी शीट से, है ना। तो उसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, कॉन्स्ट्रिक्टेड एंड फुल। इसके बाद पोड कलर, फली का कलर। फली का कलर कैसा होगा, या तो ग्रीन होगा या येलो होगा, आपने देखी भी होंगी। अब जो ग्रीन फली होगी उसको कैपिटल वाई से, और येलो वाली को स्मॉल कैपिटल जी से एंड स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद फ्लावर की पोजीशन। फ्लावर की जो पोजीशन होगी, देखो मटर के जो फ्लावर में दो तरह के फ्लावर आते हैं, मतलब दो तरह के फ्लावर से मतलब है, पोजीशन से मतलब है। यहाँ फ्लावर की पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं। देखो या तो फ्लावर एक्सिल होगा, है ना, साइडों में लगा हुआ होगा, या फिर फ्लावर टर्मिनल पोजीशन पे होगा, है ना। टर्मिनल होगा, ऊपर ही ऊपर होगा, तो ऐसे प्लांट की ग्रोथ नहीं हो सकती। और जो साइड वाला होगा तो इस तरह का जो फ्लावर की जो ग्रोथ है, मतलब फ्लावर की नहीं, उस प्लांट की ग्रोथ होती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ टिप्पे प्रेजेंट नहीं है। अगर टिप्पे प्रेजेंट होगा तो इसकी स्टेम की ग्रोथ हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये पोजिशन है। अगर वो एक्सियल पोजीशन पे है वो फ्लावर तो उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर वो टर्मिनल पे है तो उसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। साथ साथ जो स्टेम की हाइट है उसको देखो, स्टेम की हाइट के अंदर या तो प्लांट टोल होगा या फिर हाइट होगा। वैसे तो पूरे चैप्टर के अंदर हम टोल और ड्वार्फ के बारे में ही बात करेंगे। ये सारे कैरेक्टर कहीं पे यूज़ नहीं होंगे, लेकिन आपको समझने के लिए पता होने चाहिए। और बेसिकली जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है उसके ऊपर 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 या 3 का एक क्वेश्चन बन सकता है। और समझने के लिए सिंबल आपको पता होने चाहिए, कैपिटल टी और स्मॉल टी से मतलब क्या है, समझ गए। कुल मिला के आपको समझना क्या है कि कैपिटल आर किसको रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल आर किसको रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। कैपिटल वाई से मतलब है कि जो हमारा शीड का कलर होगा, पी का जो शीड है वो येलो कलर का होगा, और स्मॉल वाई से मतलब ग्रीन कलर का होगा। तो ये सारे के सारे सिंबल आप लोग याद कर लेना, ठीक है, सब पढ़ लेना इन सारे सिंबल्स को। इसके अलावा 3 क्वेश्चन के ऊपर एक बार थोड़ा सा बस हल्का सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखो भाई, मेंडल जो था, मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चूज़ किया था पी प्लांट के, इसके ऊपर ना ये वाला क्वेश्चन सेम ऐसे कैसे उठ के आ सकता है 2 या 3 नंबर के ऊपर, इसलिए लिखा हुआ है। देखो मेंडल ने जो पी प्लांट है क्यों चूज़ किया था, क्योंकि ये ना एक तो इजी टू कल्टीवेट है, आसानी से ग्रो कर सकते हैं पी वाले प्लांट को। कहीं पे कोई ऐसा नहीं, कोई स्पेशल टेम्परेचर की जरूरत है, स्पेशल इन्वायरमेंट चाहिए, इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं, कहीं पे भी इसको ग्रो किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो पी प्लांट है उसकी ना शॉर्ट लाइफ होती है, शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है, मतलब 2 से 3 मंथ का होता है। तो ईजिली अपन मतलब उसमें क्या वेरिएशन देख सकते हैं ना। चलो इस जनरेशन में हमको पता है, तो अगली जनरेशन में मतलब अपन 1 ईयर तक अगर इसके ऊपर स्टडी करें तो हम पी प्लांट की मतलब 3 से 4 जनरेशन को फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं उसके रिजल्ट को। इसके साथ साथ इसमें क्या थे, बहुत सारे क्या थे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होता है ये भी आपने देख ही लिए, ठीक है। कैरेक्टर के 2 फॉर्म का मिलना, सीधी सिंपल सी लैंग्वेज में बात करते हैं कि एक कैरेक्टर का 2 फॉर्म में पाया जाना, उसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। इसके साथ देखो, इसके साथ साथ क्या है, फोर्थ जो है कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है, ऑफस्प्रिंग से मतलब समझ गए, उनके बच्चे। ऑफस्प्रिंग जो होते हैं लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं तो क्या होता है कि मतलब किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने में मतलब हमको सुविधा होती है, ठीक है, मतलब आसानी से हम जो स्टडी कर सकते हैं और हमारा जो कंक्लूजन है वो निकाल सकते हैं। साथ साथ जो है ये सेल पोलिनेटेड होता है। सेल पोलिनेटेड क्यों होता है, क्योंकि जो पी प्लांट होता है बाइसेक्सुअल होता है, ये याद रखना बहुत बड़ी बात है। ये जो पी प्लांट होता है बाइसेक्सुअल होता है, इसलिए उसके अंदर क्या होता है, किसी तरह की पोलिनेशन एजेंट की जरूरत नहीं होता, उसमें सेल पोलिनेशन भी हो सकता है। तो ये 4-5 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है।
तो इतना आप लोग पढ़ लेना, इसके बाद का हम आगे देखेंगे, ठीक है। और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अटेंडेंस दें अपनी, है ना। और इम्पोर्टेंट चैप्टर अपना चल रहा है, और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। और जो रेगुलर बच्चे हैं ना, कम से कम वो उनके जो डाउट है उनको क्लियर करते हुए चलें, है ना। जितना अच्छा होगा अगर आप मतलब अगर ये एक चैप्टर को हम ज़्यादा से ज़्यादा बार अगर देख सकें, टच कर सकें, 3 से 4 बार अगर अपना रिवीजन होगा तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। तो इसमें आपका फ़ायदा है, आप अपने फ़ायदे और नुकसान को ध्यान में रखते हुए चलें। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, अगर कोई ट्यूशन जा रहा है, मुझे मेरे रिजल्ट से मतलब है। आप मुझे मेरा काम सामने से करके दे दो, कंप्लीट करके दे दो, मुझे किसी बच्चे को दोबारा से कहना नहीं पड़े कि आप मुझे बताइए कि आपने कितना काम किया है, क्या आपकी प्रोग्रेस है। नो प्रॉब्लम, आप कोचिंग जा रहे हो, आप कहीं पे भी जा रहे हो, मुझे तो रिजल्ट से मतलब है। जितना मैंने बताया उतने करते हुए चलिए। टेस्ट वगैरह रेगुलर दें, टेस्ट में अच्छी अपनी मतलब प्रोग्रेस होनी चाहिए, किसी तरह की कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए। और जो डेली का टॉपिक है उसको क्लियर करते हुए चलें, नोट्स बनाएं, नोट करें, रीडिंग लगाएं, समझें, और प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो उसको क्लियर करें। ओके।